चलो भाई, आज अपन को बात करनी है डब्ल्यूबीसी के बारे में। हेडिंग बना लो डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, बोलो। ल्यूकोसाइट सबको नाम याद होगा। ये इसका जो कॉमन नेम है क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है वो लिख लो यहाँ पे, बिकॉज इट लुक्स, या इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे लिख लो। इसका ये होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। लिख लो, ये है कलरलेस। इसके पास मतलब क्या हुआ? इट हैज नो पिगमेंट। इसके पास कोई पिगमेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि आरबीसी के पास क्या था? एक पिगमेंट था जिसका नाम क्या था? हीमोग्लोबिन। अब इनके नंबर की बात करेंगे। ठीक है, देखो वैसे अभी टाइप्स पे हम नहीं जा रहे हैं, टाइप्स पे आगे जाएंगे। डब्ल्यूबीसी के पूरे 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स का डब्ल्यूबीसी होता है। तो अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूं। यहां पे एक नंबर में एक वर्ड लिखेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। वो भी अपना यूनिट जो होगा वो आपको पता है, 1 mm का क्यूब। ठीक है, 1 mm का क्यूब। तो पहले हम TLC लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? TLC। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये आपको बोला जाता है कि अपना TLC और DLC करवा के लाओ। तो TLC लिखना, TLC का नंबर लिखो। TLC, हाँ 5 टाइप्स। TLC का नंबर लिखना 6000 to 8000, 6000 to 8000। सेम वही है पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ब्लड का आपको 1 mm के क्यूब में इतना नंबर WBC का मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है DLC। DLC ये भी आपके ब्लड रिपोर्ट में एज अ टेस्ट है। DLC, DLC का पहले पूरा नाम लिख लो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मींस क्या हुआ कि जो आपके अलग अलग टाइप्स के WBCs हैं उनके नंबर देखने। ठीक है, और ये DLC का नंबर लिखने का मतलब है कि पहले हमें WBC का टाइप्स करना पड़ेगा। ठीक है, WBC का टाइप्स अगर समझ आ जाए, टाइप्स पता हो जाए तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब आप लिखो टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC की जब बात करेंगे तो इसका भी बेसिस हम बता देते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाकी है। इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल ग्रैन्यूल्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर हम इनके टाइप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ कलरफुल है भाई। द क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है वो लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इसके बेसिस पर हम WBC को 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट, जैसा नाम से ही पता चल गया कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्युलोसाइट। दूसरा अग्रैन्युलोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। क्या लिखोगे? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा
और यहां पे क्या होगा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा। साइटोप्लाज्म में इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। अब नाम लिखो। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं। अब जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है इनके किसके बेसिस पर, इनके न्यूक्लियस के शेप के बेसिस पर। जो आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ये है किसके बेसिस पर, देखो डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट अभी आप लिख लो सिर्फ टाइप्स के नाम, क्योंकि हमें डीएलसी समझना है। तो डीएलसी में लिखो, पहला एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, ये आपको 10th में ये सब बात पता चल चुकी है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि 10th में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कशन हुआ है। न्यूट्रोफिल्स, ये 3 टाइप के होते हैं ग्रेनुलोसाइट, और ऐसे ही 2 टाइप का होता है आपका अग्रेनुलोसाइट, जिसमें नाम लिखो, पहला मोनोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज द लिम्फोसाइट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ये आपके सामने 5 है। कौन कौन से, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो डीएलसी में हम अभी जो टीएलसी आपने लिखा कि 6000 to 8000 इनका नंबर होता है, 1 mm ब्लड का क्यूब लेते हैं, तो ये टोटल टीएलसी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हमें 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड में इतना देखने को मिलता है। अब डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग। किसका अलग अलग, एसिडोफिल का 1 mm का अगर आपका क्यूब है ब्लड का, तो इस ब्लड में, इस 1 mm के क्यूब में जो ब्लड का 1 mm का क्यूब है, कितना एसिडोफिल है, कितना बेसोफिल है, कितना न्यूट्रोफिल है, कितना मोनोसाइट है, कितना लिम्फोसाइट है, दैट इज अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और इनके सबके अलग अलग फंक्शन है, इसलिए हमें इनका नंबर पता करना होता है। तो चलो एसिडोफिल का नंबर लिखो। नंबर अभी हम नहीं लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज से आपको नंबर बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एसिडोफिल के लिए लिखो। एसिडोफिल के लिए इसके सामने लिखना 2 to 3%। एसिडोफिल के सामने लिखो 2 to 3% ऑफ टीएलसी। टीएलसी का 2 से 3% नंबर जो होगा, दैट इज द एसिडोफिल्स, दैट मेक्स एसिडोफिल्स। ठीक है। ऐसे बेसोफिल के सामने लिखो 0.5 to 1%। 1% ऑफ किसका, टीएलसी। सेम टीएलसी का अब एक का आप कैलकुलेट करके निकाल लो। जैसे हम अगर मिनिमम वैल्यू पे बात करें तो 6000 का 2% निकाल लो, कितना, हाजी 120, और 3% में थोड़ा और नंबर बढ़ जाएगा, तो 120 to 180 के आसपास नंबर आता है एसिडोफिल का। ये 6000 की अगर हम बात करें तो वैसे तब वो 8000 से निकालना पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक है। तो इस तरह से नंबर निकालेंगे। नंबर के लिए अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ परसेंटेज लिखो बस। बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे मिलेंगे उसमें सिर्फ परसेंटेज वाइज ही बात करी जाती है कि कौन कितना परसेंटेज बनाता है। सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज है वो है न्यूट्रोफिल। इट मेक्स 60 to 65%। कितना, 60 to 65% ऑफ टीएलसी। टीएलसी का ये अकेले 60 to 65% पार्ट बनाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई डब्ल्यूबीसी है तो वो कौन है, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल का फंक्शन समझोगे तब आपको बात समझ आ जाएगी इनका नंबर क्यों ज्यादा है। ठीक है। मोनोसाइट के सामने इनका परसेंटेज लिखना 6 to 8% ऑफ टीएलसी। मोनोसाइट का नंबर लिखो, हम परसेंटेज में लिख रहे हैं तो 6 to 8%, वही आगे लिखेंगे पूरा ऑफ टीएलसी।
और लिम्फोसाइट का 20 to 25% ऑफ TLC। ठीक है, तो ये जो आपको परसेंटेज वाइज नंबर निकालना होता है या नंबर पता करना होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC, दैट इज अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डीएलसी में आपको जब ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो डीएलसी में ये नाम लिखे होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना। तो उनके कितने नंबर हैं आपके ब्लड में, और साइड में दिया जाता है कि नॉर्मल रेंज क्या है, उससे कंपैरिजन करके अगर ज़्यादा है तो वो बता देगा कि ये कंडीशन है, कम है तो भी आपका वो हाईलाइटेड होके उस आपके रिपोर्ट में होता है। ठीक है, ब्लड रिपोर्ट जरूर देखना। अब आगे एक टर्म लिखना, जैसे वहां आपने आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो क्या वर्ड यूज करा था, पॉलीसाइथेमिया। ऐसे डब्ल्यूबीसी का भी नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, नॉर्मल काउंट से ज्यादा हो सकता है, तो उसके केस में क्या बोलते हैं, लिखो ल्यूकोसाइटोसिस। एक टर्म लिखना, ल्यूकोसाइटोसिस। It is the condition of increase in number of TLC। TLC के नंबर में जब भी इंक्रीज हो जाता है दैट इज द ल्यूकोसाइटोसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ये तो नॉर्मली इंक्रीज जब भी होता है, जैसे 6000 आपका है, नॉर्मल जो रेंज है वो है 6000 to 8000, यही है। ठीक है, अब ये मान लो कि बढ़ के हो गया कि आपका 11000 to 15000, ये तो तब तो कहा जाएगा आपका क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। इवन 25000 हो गया तब भी आप ल्यूकोसाइटोसिस टर्म ही यूज करोगे। यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन तब कब तक है, वो अपन यहाँ लिख लें, अगर 25000 तक नंबर बढ़ गया, 30000 तक नंबर बढ़ गया, तब तक आपको ल्यूकोसाइटोसिस जैसा ही टर्म यूज करा जाएगा। लेकिन अगर जो आपका नॉर्मल काउंट है इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब क्या टर्म यूज करेंगे उसके बारे में अपन भी हमें समझना है, और कई केसेस में ऐसा होता है। हाँ जी, उस केस के लिए क्या बोलेंगे, ये तो नॉर्मल इंक्रीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंक्रीज नंबर में होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज इन काउंट। एबनॉर्मल अगर इंक्रीज हो गया, जैसे मान लो कि 1 लाख आपका टीएलसी पहुंच गया, 1 लाख से ज्यादा टीएलसी पहुंच गया, तब क्या वर्ड यूज करते हैं वो लिखो, तब बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, abnormal increase in TLC is known as leukemia। और इस ल्यूकेमिया को ही एक नाम दिया जाता है ब्लड कैंसर। ये तो सबने सुना होगा, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है, एक क्या, यही ब्लड कैंसर है। ठीक है, अब जो भी बोले ब्लड कैंसर उसको आपको समझना है ल्यूकेमिया। ये तो बात हो गई इंक्रीज की, नॉर्मल इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज क्यों होता है ये भी समझ लो। हाँ जी, मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, इससे ज्यादा नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो कि थाउजेंड्स में नंबर था वो इतना बढ़ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अगर हम WBC की बात करते हैं
तो WBC के नाम से ही हमें एक वर्ड समझ आता है कि WBC हमारी बॉडी का क्या बनाता है, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल से अपनी बॉडी को बचाना, मतलब जो बाहर के पैथोजेंस हैं, जो फॉरेन हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता, केमिकल हो, कोई माइक्रोब्स हो, कुछ भी हो सकता है, उससे बचाना। हाँ, वही बात कर रहे हैं, पहले ये बात समझो। WBC का काम समझ आ रहा है कि इम्यून सिस्टम कैसे बचाता है, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई केमिकल है, उसको खत्म करना, उसको बॉडी से हटाना, इनका फंक्शन है। अब जितना ज्यादा आपकी बॉडी में ये पैथोजेंस होंगे, उतने ज्यादा WBC बढ़ता जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ WBC डिनोट्स द इन्फेक्शन इन बॉडी। इन्फेक्शन वो किसी का भी हो सकता है, किसका हो, जैसे मान लो कि कोई WBC का रोल समझ के आपको बात समझ आ जाती है कि क्यों बढ़ेगा। बॉडी में इन्फेक्शन होना, तभी इनका नंबर बढ़ता है। अब जब TLC बढ़ा हुआ दिखता है तो डॉक्टर को समझ आ जाता है कि भाई इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। अब वो क्या है, वो किसका, देखो TLC करवाने के बाद ये बात तो पक्की नहीं हुई कि कोई पर्टिकुलर WBC आपको पता चल जाएगा, पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो टोटल काउंट पता चल रहा है। तब वो कहता है कि जब नहीं पता आइडिया चलता तो कहता है कि DLC भी करवाओ। उससे पता चलता है कि मोनोसाइट बढ़ा, लिम्फोसाइट बढ़ा, एसिडोफिल बढ़ा, बेसोफिल बढ़ा। इन सभी WBCs के जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, इनके अलग अलग बॉडी में रोल होते हैं। जब इनका नंबर बढ़ा हुआ एक स्पेसिफिक पता चल जाए, जैसे मान लो कि आपको पता चल गया कि बेसोफिल बढ़ गया है। बेसोफिल का काम है कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को मिनिमाइज करना, और अगर इनका नंबर ज्यादा बढ़ जाए तो बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं। तो वो देखते ही डॉक्टर को पता चलेगा कि ये वाली दवाई देनी है जिससे इनका नंबर कम करना है या नॉर्मल करना है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है DLC देखने के बाद। DLC का रिपोर्ट देखेगा आपका, तब बताएगा कि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलो आगे। ये तो बात हो गई इंक्रीज की। ऐसे ही नंबर डिक्रीज भी कर सकता है, नंबर डिक्रीज भी कर सकता है। जब डिक्रीज करेगा नंबर तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन TLC। TLC में TLC का नंबर अगर डिक्रीज करा तो क्या टर्म लिखेंगे, वो लिखो। तब लिखते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। तब वर्ड लिखेंगे क्या, ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया। अब डिक्रीज कंडीशन ऑफ WBC या TLC क्या डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, बोलो। क्या आपकी बॉडी का मान लेते हैं कि WBC काउंट कम है, मतलब आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी होगी वो कैसी होगी, इम्यूनिटी कमजोर है। इसका मतलब यही है भाई, इम्यूनिटी जो बनाता है उसका नंबर नॉर्मल से भी कम हो जाए। जैसे आपको RBC का काउंट जो नॉर्मल था उससे कम हो जाए तो क्या होता था, एनीमिया। तो इसका नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या, जो इसका फंक्शन है वही कम हो जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ये बात समझ आ गई। चलो अब आ जाओ इनके टाइप्स पे बात करेंगे। वैसे आपने टाइप्स तो समझ लिया है कि क्या क्या टाइप्स हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं कि पहले हम ग्रेनुलोसाइट के बारे में, फिर अग्रेनुलोसाइट के बारे में। हेडिंग बना लो, पहले ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स को 21 बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया, वो बात लिख ली थी। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल ग्रेन्यूल है। पहली पॉइंट ये लिखो, इट्स साइटोप्लाज्म हैज स्पेशल ग्रेन्यूल्स। कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं। एंड दूसरी बात, फर्दर जो ग्रेनुलोसाइट है इनके भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनकी स्टेनिंग करके हम पता करते हैं
इनके जो सब टाइप्स हैं या ग्रेनुलोसाइट का जो आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये इनके शेप ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर इनको हम कई और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इनका फंक्शन एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। आगे लिखना, डिफरेंट ग्रेनुलोसाइट have different shape of nucleus, and they perform different functions, different functions। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ के रखनी है, डिफरेंट फंक्शंस और दूसरी बात यह है डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो अब एक आप चार्ट बना लो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों टाइप्स के ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। एक कॉलम में लिखना कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के बेसिस पर हम बात करेंगे। एक में नाम लिख लो, पहला टाइप क्या था, एसिडोफिल्स। दूसरा टाइप्स क्या था, बेसोफिल्स। तीसरा टाइप क्या था, बोलो भाई, न्यूट्रोफिल्स। इन सभी के बारे में अपन को डिस्कस करना है। अभी सिर्फ ग्रेनुलोसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ग्रेनुलोसाइट के बारे में आगे बाद में बात करेंगे। पहला कैरेक्टर लिखो, इनके साइज के बारे में। इन सब का साइज जो है वो भी अलग अलग है। पहला जो कैरेक्टर हम देखेंगे वो साइज। एसिडोफिल का साइज लिखना 10 to 14 माइक्रोमीटर, 10 to 14 माइक्रोमीटर। बेसोफिल का साइज लिखना 8 to 10 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल का साइज लिखना 10 to 12 माइक्रोमीटर। इन सब का साइज अलग अलग है। दूसरा कैरेक्टर है, इन सब का लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक ये ब्लड में क्या करता है, सरवाइव करता है। ठीक है, पहला एसिडोफिल की बात करें तो 14 आवर्स, बेसोफिल की बात करें तो 10 आवर्स एंड न्यूट्रोफिल की बात करें तो 12 आवर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में लिखो, इनके न्यूक्लियस का शेप, इनके न्यूक्लियस का शेप न्यूक्लियस कैसा है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, देखो ये बेसिस ही था कि ये किसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो लिखो बाइलोब्ड, एसिडोफिल का बाइलोब्ड। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी, या यहां पे डायग्राम बनाते चलो साथ में। बाइलोब्ड, ये हमने मान लिया कि सेल है। और एक बात और समझ लो, अभी वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, WBC का शेप फिक्स नहीं होता, इर्रेगुलर शेप है, अमीबॉइड शेप होता है। तो आपका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेप बनाओगे, जैसा मर्जी वैसा खींच दो। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो शेप है वो आपको जो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है ध्यान से, और इसका थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो बाइलोब्ड कुछ ऐसा होता है, और इनके साइटोप्लाज्म में स्पेशल ग्रैन्यूल्स हैं
क्योंकि हम ग्रेन्युलोसाइट पढ़ रहे हैं तो ग्रेन्यूल्स भी आपको साथ में दिखाने पड़ेंगे और बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाओ। बेसोफिल की बात करी जाए तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है वो 2 से 3 लोब का होता है। कितने का होता है? 2 से 2 to 3 लोब्ड, या फिर इसी के लिए लिखते हैं एस सेव्ड, एस सेव्ड। ठीक, डायग्राम देखो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एस सेव्ड। तो आपको एस जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। एक लोब हमने यहां बना लिया, एक लोब यहां हमने बना लिया मान लिया, और तीसरा लोब ये है। एक लोब कुछ यहां हो गया, एक लोब इधर हमने मान लिया, और एक लोब ये हो गया। कुछ ऐसा इनके न्यूक्लियस का शेप है। ग्रेनुलोसाइट है तो आपको ग्रेन्यूल्स जरूर बनाने हैं। उसके बाद है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के लिए लिखेंगे 3 to 5 लोब्ड। कितना? 3 to 5 लोब्ड। अब इससे कम से कम 3, हाँ कोई फिक्स शेप नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको इरेगुलरली इनमें इनके न्यूक्लियस के पास 3 से 5 लोब बना लेने हैं। जैसे एक लोब हमने यहां बना लिया, दूसरा लोब यहां बना लिया, तीसरा यहां बना लिया, चौथा इधर बना लिया। जो इनका नाम रखा हुआ है, इनका जो नाम रखा हुआ है, इसके नाम से आपको एक बात बहुत आसानी से याद हो जाएगी। पहला टाइप क्या है? एसिडोफिल। एसिडोफिल इसलिए नाम रखा गया, जो इनके ग्रेन्यूल्स हैं इनको देखने के लिए, वैसे ये नेचुरल कंडीशन में ब्लड में कलरलेस है, दिखता ही नहीं है। एक स्पेसिफिक डाई से इसको स्टेन करा जाता है। एक स्पेसिफिक डाई से जब भी वो ब्लड टेस्ट करने के लिए जो उनको देखना होता है, पहले मैन्युअली माइक्रोस्कोप से देखा जाता था, अब मशीन्स हैं तो मशीन्स में वो मिक्सचर, वो डाइज हैं जो इनको काउंट करने में मदद करती, वो स्टेन करने में मदद करती, फिर उनके काउंट वो डिटेक्ट करके आपको बता देती हैं ऑटोमेटिकली, बट मैन्युअली भी पहले करा जाता था। तो ये जो एसिडोफिल्स हैं, इनको स्टेन करने के लिए एक एसिडिक डाई का यूज करा जाता है, या हम कहें एसिडिक डाई से इनके ग्रेन्यूल्स स्टेन्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया जाता है क्या? एसिडोफिल। बात समझ आ गई? दूसरा टाइप क्या है? बेसोफिल। अब इससे क्या आइडिया लगा? इनके ग्रेन्यूल्स किसी बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया बेसोफिल। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल। मतलब ये कैसा है? न्यूट्रल है। ये चाहे आप एसिडिक डाई से स्टेन करो, चाहे बेसिक डाई से स्टेन करो, ये दोनों से स्टेन हो जाता है। या कहें एसिडिक एंड बेसिक डाइज के कॉम्बिनेशन के साथ इनको स्टेन करा जाता है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया न्यूट्रोफिल। ये कोई स्पेसिफिक डाई के लिए पर्टिकुलर इनका कोई फीचर नहीं है। ठीक है, तो अब इनके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखो, स्टेन्ड विद। ये किसके साथ स्टेन्ड होते हैं? स्टेन्ड विद क्या लिखोगे यहां पे? एसिडिक डाई। क्या लिखोगे? एसिडिक डाई। एक एसिडिक डाई का नाम यहां पे लिखो, इयोसिन। ये किसके साथ एसिडिक स्टेन होगा? बेसिक डाई। और एक बेसिक डाई का नाम लिखो, मिथाइलिन ब्लू। ठीक, और न्यूट्रोफिल के लिए क्या लिखोगे? स्टेन्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाई। दोनों के साथ आप इसको
स्टेन कर सकते हो। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ गई? अब आपने इतने कैरेक्टर तो समझ लिए, कहोगे सर स्ट्रक्चर और ये सब में तो डिफरेंस समझ आ गया, इन सब के फंक्शंस भी अलग अलग है, वो हमें जानना सबसे ज़रूरी है। और अभी बात जो हम करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में, हम बहुत थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा क्यों जानेंगे? क्योंकि यहाँ पे अभी इम्यूनिटी की बात नहीं करनी है, ये चैप्टर सर्कुलेशन का है। किसका है? सर्कुलेशन का है। बट हमारे दिमाग में आइडिया रहेगा तो हम थोड़ा समझ पाएंगे कि ये टिश्यू के लेवल पे जाके क्या करता होगा। जो इम्यूनिटी की बात करनी है वो आपका 12th में एक चैप्टर आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वहां पे इन WBCs के बारे में पूरा चैप्टर ही इम्यूनिटी पे और काफी बड़ा चैप्टर है, तो वहां पे आपको बड़ा मजा आएगा इनके बारे में जान के कि कैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कैसे इनकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे मारता है। अभी हम सीधा फंक्शंस लिखेंगे कि ये काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? हाँ, ये बात जरूर मैं अभी बोल दूं आपको कि ये बात आपको याद रहेगी, ये WBC के टाइप्स क्यों हम ऐसा कहते हैं, तब वो इम्यूनिटी वाला चैप्टर बड़े बढ़िया से समझ आएगा। या हम कह लें कि उस दौर में हमें ये रिवीजन करना पड़ेगा, बात ये है। ठीक है, तो चलो अब जो नेक्स्ट आपका कैरेक्टर होगा वो फंक्शन का है। हेडिंग बनाओ एक, यहाँ कैरेक्टर में आप लिखोगे फंक्शन। एसिडोफिल का काम होता है इट प्रोटेक्ट्स body from allergy and एंडोपैरासाइट्स। अब बताओ ये वर्ड समझने में किसी को दिक्कत है? एंडोपैरासाइट्स दो टाइप के पढ़े थे, एक तो और एंडो जो बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिएंट गेन करा, वो एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट से और एलर्जी से बचाने का काम इसका है। और अच्छी बात ये है, ये तब तक ये काम करता है, एलर्जी से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जब इसका काउंट नॉर्मल होता है। अब जब इसका काउंट एबनॉर्मल हो जाता है तो यही एलर्जी कॉज करता है। बॉडी में आपको अलग अलग एक रिस्पॉन्स आएगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एलर्जी के बारे में आप समझ रहे होगे। जैसे फिल का काम लिखो, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, कुछ केमिकल्स के नाम लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से लिखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 केमिकल्स हैं, पहला हिपैरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हिपैरिन पहला नाम याद करो सभी, हिपैरिन। दूसरा हिस्टामाइन, तीसरा सेरोटोनिन। ये 3 केमिकल आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले की बात करें, हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ब्लड आपका बॉडी में या कहे ब्लड वेसल्स में क्लॉट ना करे, वो इसका काम है हिपैरिन का। दूसरा हिस्टामाइन, ये ब्लड डायलेटर है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवाता है। मतलब ब्लड कहीं पे आपको जो वो आप पीटने वाला सिस्टम करते हो, वो रेडनेस इसलिए आती है क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होती है और वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। डायलेट का मतलब समझ रहे हो, डायमीटर इंक्रीज कराता है। सेरोटोनिन जस्ट उसका उल्टा है, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्टर। भाई कहीं पे आपको स्वेलिंग आ गई तो फिर से नॉर्मलाइज भी तो कराना है, तो ब्लड का डायमीटर को डिक्रीज करता है सेरोटोनिन। इन तीनों केमिकल्स के बारे में अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी नहीं। काम जो है वो आप सुनते ही आप समझ जाओगे कि ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन क्यों बनाया था। इसका काम लिखो, इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय
प्रोसेस का नाम याद रखना, फैगोसाइटोसिस। इसको बोला जाता है सेल ईटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सेल ईटिंग। ये बैक्टीरिया और वायरस को खा जाता है और इस तरह से आपके शरीर में इनके बैक्टीरिया एंड वायरसेस से आपके शरीर को बचाता है, इसलिए इनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। जब ये फेल हो जाते हैं, मतलब